इलेक्शंस, ये सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड एंड कास्ट। पर ये सब तो किताबी बातें हैं। असल में इलेक्शन क्या सिंबलाइज करता है? राइट टू वोट एंड राइट टू चूज आवर लीडर। पर यहाँ तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा। तो इलेक्शन होता क्या है? जिस तरह कॉमन मैन को अपना लीडर चुनने का हक है, उसी तरह इलेक्शन में खड़े होने का भी हक है। जब एक टाइम पीरियड के बाद एक पार्टी का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो काफी सारी पार्टीज मिलकर कॉम्पीट करती हैं और लोग उन लीडर्स में से अपने लीडर को चुनते हैं बाय गिविंग देम देयर प्रीशियस वोट। आजादी के बाद इंडिया में पहली बार इलेक्शन 1991 में हुआ, जिसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 454 सीटों में से 364 सीटों पर जीत हासिल की। उन्हें टोटल वोटों में से 45% वोट मिले, जो कि एक प्रचंड बहुमत थी। पर इलेक्शन की जरूरत क्या है? जब इंडिया को आजादी मिली थी तब इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था, बट इंडिया के खुद की सोसाइटी के कुछ रूल से नहीं, जैसे जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड। उस समय इलेक्शंस की मदद से लोगों के अंदर एक सॉफ्ट सेंस डाली जाती थी कि सब लोग बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। पर 5 साल जिसे धर्म और जाति के नाम पर दबाया गया, उसे एकदम से आके बोल दो कि अब सब बराबर है और अगले दिन से फिर वही शुरू। लोगों को लगता है कि इलेक्शन इंडिया का इन्वेंशन है, लेकिन बाकी सब चीजों की तरह ये भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इलेक्शन पहली बार हो रहे हैं, ये पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में चलते थे। वो अपने लोगों को लेजिस्लेचर में प्रमोट करने के लिए इलेक्शन का प्रोसीजर अपनाते थे। पर इन सब चीजों से हमें क्या मतलब है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्शन शोज दैट एवरी पर्सन हैव राइट टू वोट। पर एक बार इस वीडियो को देखिए। क्या आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी फॉलो हो रहा है? क्या आपको 1% भी लग रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एवरीवन हैव राइट टू वोट? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। लगभग 73 सालों से हम छोटे मोटे चुनाव देखते आ रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा राइट टू वोट हमने आज तक नहीं देखा। जो इस दुनिया से वाकिफ नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि बंगाल में टीएमसी 212 सीटों के साथ जीत चुकी है और वहां पर काफी शांति का माहौल है। क्या ये मर्डर्स, ये तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ है ना, उससे हमें क्या लेना देना? हाँ, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ऐसा होता तो हम हैशटैग चला के उनकी आवाज बनते, बट बीजेपी के कार्यकर्ता है, छोड़ो। क्या मतलब, मैं लेफ्ट की तरह बात कर रहा हूँ। जोक को साइड में रखते हैं और अब सीरियस बात करते हैं। जब से बंगाल में दीदी की एंट्री हुई है, वहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनका खुलेआम मर्डर हो जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ओपोजिशन और लिबरल्स तो सीधा सीधा कह रहे हैं सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। देखो ये 2002 और 2003 के दंगों की फोटोज और वीडियोस हैं, वहां पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बीजेपी वाले हमें पागल बना रहे हैं, हमें असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि मुझे ये चीज नहीं पता कि ये कौन सा नशा करते हैं, क्योंकि बंगाल में दीदी ने खुद ही ये चीज कन्फेस करी है कि वो इस वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार रिपोर्ट पे रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, तो क्या वो पागल है या फिर उनके पास खाली टाइम है या अफवाह फैलाने का? और इन बेचारों की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। अब कौन बोलेगा कि अमित शाह गुंडा राज करता है? कहाँ है वो सारे लिबरल्स जो कहते थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ओ सॉरी, वो तो कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट डिलीट होने की खुशी मना रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे, काफी सारी वीडियो देखोगे, आधे लोग उसमें से ये कहेंगे कि इसमें बीजेपी की साजिश है, आधे लोग उनमें से ये कहेंगे कि क्या हो गया, टीएमसी के कार्यकर्ता भी तो मर ही रहे हैं। अब चाहे लोग टीएमसी के मरे या बीजेपी के मरेंगे तो इंसान ही ना। स्टेट के सीएम का क्या काम होता है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी पार्टी का कोई भी इंसान हो उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये बात तो हो गई ममता दीदी की। अब बात करते हैं मोटा भाई की। उन्होंने क्या गलतियां की? लास्ट ईयर बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी, इस साल 70 से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। लेकिन ये जीत किसकी वजह से मिली है? मोदी जी की वजह से नहीं, ये जीत उन कार्यकर्ताओं की है, उन वोटर्स की है जो कोरोना होते हुए भी उनकी रैलीज में जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन बेचारों को उम्मीद है कि शायद ये गवर्नमेंट बदलने से उनका फ्यूचर बदलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट बिजी है, वो बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांग रही है, उन्हें चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। उन्हें शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो लोग उन्हें वोट डालने जा रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। मैं मोदी जी से बस ये चीज पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में रैलियों के टाइम पे आपने बहुत बोला था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब आज आप हार गए हो तो क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दोगे? ठीक है, दीदी स्टेट की सीएम है, पर आप तो देश के पीएम हो, आपके हाथ में क्या नहीं है? आर्टिकल 365 लगा के प्रेसिडेंशियल रूल क्यों नहीं लगाया जा रहा बंगाल में? मैं मानता हूँ कि सेंटर में मोदी जी को टक्कर देने वाला और कोई भी नहीं है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि जो चीज आपके फायदे में होगी आप सिर्फ वही करोगे। सर, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ, और आज देश का यूथ सब देख रहा है। और हमें ये लगता है कि जो इंसान उन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिन्होंने उन्हें 3 सीट से 70 सीट तक पहुंचाया, वो हमारे लिए क्या ही करेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, क्योंकि जितनी गलती स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है उतनी ही गलती हमारी भी है। कहने को तो इलेक्शन हमारे लिए एक इवेंट है जो हर 5 साल बाद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर साल इलेक्शन होते हुए मिल ही जाते हैं। जैसे इस साल
वेस्ट बंगाल में हुए, केरला में हुए, असम में हुए हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश में एंड सो ऑन। और इस इवेंट में हॉलीडे के दिन हम सरकार पर एहसान करने के लिए वोट डालने चले जाते हैं और मुंह उठा के किसी को भी वोट डाल के आ जाते हैं। हम एक चीज जरूर देखते हैं कि वो जो नेता है वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, उसकी कास्ट क्या है, ऐसी फालतू चीज हम जरूर देखते हैं। लेकिन हम कभी भी डेवलपमेंट पे, उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, उसकी स्कीम्स क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं, ये तो हम देखते ही नहीं है। और वापस घर पे आके उंगली की फोटो खींचेंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे और एक मस्त सा कैप्शन डालेंगे और इसके बाद तो हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम सिर्फ सरकार को गालियां देंगे, सरकार को कोसेंगे। कुछ लोग तो इलेक्शंस को एज अ सरकारी छुट्टी भी लेते हैं। तभी तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 67% लोगों की वोटिंग आई थी। बंगाल में हो रहे वायलेंस का कोई कितना भी रीजन दे, बट टीएमसी को जिताने वाले तो बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी हैं। बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें काफी सारे कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो अगर आप क्रिमिनल को वोट दोगे तो उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि इस बार बंगाल के इलेक्शन में कोई नेता अपना कास्ट बता रहा है, कोई धर्म बता रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई चंडी पाठ पढ़ रहा है, कोई अपना गोद बता रहा है, लेकिन उनमें से एक भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है या एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करती हो, गरीबों के लिए कुछ स्कीम्स लाने की बात करती हो, कुछ एजुकेशन में चेंज लाने की बात करती हो, कुछ बंगाल के डेवलपमेंट की बात करती हो। इस बार सारी पार्टियां इलेक्शन डेवलपमेंट की जगह धर्म पर लड़ रही हैं। और हमारे यहाँ के तो लोग भी इतने बड़े वाले हैं, धर्म के नाम पर किसी को भी वोट दिलाएंगे और फिर आके रोएंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट बेकार है। हकीकत में लोगों को ना ऐसे जीने की आदत पड़ गई है, वो खुद ही कुछ नहीं बदलना चाहते। मतलब मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, बट ऑन लार्जर स्केल उनके पास कहने के लिए तो कुछ है कि उन्होंने धारा 370 हटाई, उन्होंने 3 तलाक के ऊपर एक्शन लिया, वो सीएए लेके आए। हालांकि हमने उन्हें इस चीज पे सपोर्ट किया बट उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। या चाहे वो हमारी मिलिट्री हो या और भी बहुत सारी चीजें जो देश से रिलेटेड है, उनमें बीजेपी ने काम किया है और वो सबको दिखता भी है। टीएमसी के पास तो पिछले 10 साल का कोई हिसाब ही नहीं है। पिछले 10 साल में उसने फ्रॉड के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों ने क्या सोच कर उसे वोट डाला। और मजे की बात यह है कि लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। उनके लिए इतना काफी है कि दीदी बंगाल की सो कॉल्ड बेटी है और इलेक्शन जीतने के लिए इतना काफी है। पॉलिटिशियंस हमारे इन्हीं फालतू के इमोशंस का फायदा उठाते हैं अपने फायदे के लिए। आपको लग रहा होगा कि हम इस चीज पर नाराज है कि टीएमसी कैसे जीत गई, ऐसा नहीं है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, हमें फर्क पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखने वाली ये चीज है कि अगर आप किसी पार्टी को जिता भी रहे हो या आप अगर किसी के लिए काम कर भी रहे हो तो एटलीस्ट वो डिजर्व तो करे। यार इसका सॉल्यूशन सुनने में तो बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत हार्ड है। लोगों को अपने वोट का इंपॉर्टेंस समझना होगा, उनको समझना होगा कि कैसे उनका एक वोट उनकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हम ऐसे ही किसी को वोट नहीं कर सकते। धर्म और जात पर पागल बनना बंद करो, वरना पॉलिटिशियंस तुम्हें यूज करते रहेंगे और तुम यूज होते रहोगे। हमें किसी भी नए कैंडिडेट को वोट देने से पहले उसके बैकग्राउंड और उसकी पार्टी के बैकग्राउंड के बारे में सर्च करना चाहिए कि उसकी पार्टी की इमेज कैसी है, वो काम कैसे कर रही है। अगर हम किसी एग्जिस्टेंट कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं तो पहले उसके 5 साल के काम के बारे में देखो कि उसने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया है, क्या उसने हमारे फेवर में काम किया है या नहीं किया है। अगर आपको उसका काम सेटिस्फैक्टरी लगता है तो ही उसे वोट दो। फॉर एग्जांपल अगले साल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस हैं, तो पहले सीएम योगी जी के बारे में सर्च करो कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है। अगर आपको ये काम सेटिस्फैक्टरी लगते हैं तो ही उन्हें वोट दीजिए। और हम सब यही प्रे करते हैं कि बंगाल में बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा जागे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स के लिए कुछ करे। ये उनका फर्ज बनता है कि वो उन लोगों की उम्मीद ना टूटने दे जो कोरोना होते हुए भी उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, उनकी रैलियां ज्वाइन करते रहे हैं। मुझे पता है कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम पॉजिटिव टॉपिक्स पर ही वीडियो बनाएंगे और उस पर काम चल भी रहा है, बट इस टॉपिक को उठाना भी बहुत ज्यादा सीरियस था क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही कम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो कवर कर रहे हैं वो गोदी मीडिया है। काफी सारे यूट्यूबर्स भी बंगाल वायलेंस के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि हमें भी इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर बिल्कुल सेंस नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक करो। अगर आपके मुताबिक कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया तो उसे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो यार, और अपने आसपास के लोगों को बताओ कि अपने वोट की असली वैल्यू को जानना गलत नहीं है।